इस लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 4th की ईवीएस, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपको डेली बाय डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पर्यावरण, और हम इस पुस्तक का नाम है जिसका निचोड़ पीडीएफ आपको जो है यहाँ पर हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू होता है रंग बिरंगे खिलते फूल से। कंप्लीट नोट्स आप बाई कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दिन में खिलने वाले जो फूल हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, आपके सिलेबस में है सीआरटी में। डहेलिया, कमल, डेजी, जिरेनियम, मॉर्निंग ग्लोरी। और रात को जो खिलते हैं रात रानी हो गई, चंपा हो गई, जूही हो गई, धतूरा हो गया, रजनीगंधा हो गया, चमेली हो गया। आगे बढ़ेंगे, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां मैं आपको जरूर बताऊंगा, और इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि आपने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से क्या क्या थे, और आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। ये कुछ यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं। जब आप नोट्स परचेज करेंगे तो वहाँ पर आपको जो नोट्स मिलेंगे वो कलर्ड मिलेंगे। यहाँ पर जो मैंने स्कैन किया है वो ब्लैक एंड वाइट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कलर्ड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर कुछ देखिए पौधों के फूलों के नाम बताए गए हैं। सर्दी में डेजी है, डहेलिया है, पेट्रेलिया है, सिंतेरिया है, ये पौधे उगते हैं। गर्मी में गेंदा है, फूल है, सूरजमुखी है, गुलमेहंदी है। बरसात में गुड़हल है, मोगरा है, रेन लिली है। इसके अलावा साल भर जो उगते हैं वो इंपॉर्टेंट है, गुड़हल और चमेली। ये जो ऐसे फूल हैं जो साल भर जो है होते रहते हैं, तो इनके नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, पेड़ों पर खिलने वाले कुछ फूल हैं जैसे कचनार है, गुलमोहर है, गुड़हल है और अमरलता। ये इंपॉर्टेंट है, अमरलता जो है पेड़ों पर खिलने वाला एक फूल है। झाड़ीदार कुछ जो है फूल होते हैं, गुड़हल है, चांदनी है, जैस्मिन है, मॉर्निंग ग्लोरी है, और इसके अलावा अलामंडा है। ये लताओं पर खिलने वाले फूल होते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कहा गया है जो लाल रंग के हैं, जैसे लाल रंग में आपका गुलाब हो गया, लाल गुलाब, फिर आपका गेंदा हो गया, डहेलिया हो गया, ये लाल रंग के होते हैं। चमेली है, चंपा है, रात रानी है, ये सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से फूल सफ़ेद रंग के हैं? उसमें ऑप्शन दिया गया होगा चमेली, चंपा, रात रानी, तो आपको यही टिक कर देना है। जिनका रंग पीला है, सूरजमुखी है, नरगिस है, और जो पानी में खिलते हैं कमल है और नलनी है। आगे बढ़ेंगे, यहीं पर कोई अंडे देता है तो कोई देता है बच्चे, ये चैप्टर का नाम है यहाँ पर, चैप्टर 2। यहाँ पर देखिए बच्चे देने वाले जो जीव हैं वो मनुष्य है, गाय है, कुत्ता है और शेर है। बस आपके सिलेबस में या आपकी बुक में इतना ही लिखा गया है, लेकिन हमने अलग से लिखा है। बच्चे कौन देते हैं? जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं, जैसे ये देखिए कान इनके सबके क्या है, बाहर की तरफ है। इसके अलावा ये बच्चे कौन देते हैं? जो स्तनधारी होते हैं और इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है करेक्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर व्हेल है, हाथी है, चमगादड़ है, डॉल्फिन है, ये सभी जो है बच्चे देने वाले जीव हैं। इनके पॉइंट भी याद रखिएगा, व्हेल और डॉल्फिन, चमगादड़, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंडे देने वाले जो होते हैं वो हैं सांप है, चिड़िया है, छिपकली है, गौरैया है, और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ा होता है। इनके कान जो होते हैं अंदर के साइड होते हैं और शरीर पर जो है इनके बाल नहीं पाए जाते हैं। तो ये सभी ऐसे जीव अंडे देते हैं। तो ये आपने डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझ लिया। इसके अलावा यहाँ पर फिर कहा गया है गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो बछड़ा बोलते हैं, और जो फीमेल होती है उसको बछिया बोलते हैं। भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो बछड़ा लिखा गया है बुक में, लेकिन जैसे हमारे साइड पड़ा या फिर पड़िया बोलते हैं, पड़वा बोलते हैं, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। कुत्ते के बच्चे को यहाँ पर पिल्ला है, पप्पी बोलते हैं। भेड़ के बच्चे को मेमन बोलते हैं, बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं, और शेर के बच्चे को सावक बोलते हैं। ये सभी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक बार में एक अंडे देने वाले जो जीव हैं, जैसे मुर्गी है, बतख है, छिपकली है, कोयल है, और एक बार में जो अनेक अंडे देते हैं वो चिड़िया हो गई, कई सारे अंडे एक बार में देती है, और सांप के भी कई सारे अंडे होते हैं जो एक बार में सांप देता है। तो ये पॉइंट आपने समझ लिया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ जीव जो अंडे ना दे करके सीधे बच्चे देते हैं, मैंने बताया वो स्तनधारी होते हैं, इनके कान बाहर के साइड होते हैं, और इनके शरीर पर जो बाल होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, घोड़ी है, सियार है और बिल्ली हो गया। आगे बढ़ें, यहीं पर चलिए यहाँ पर बात करेंगे, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके बच्चे पैदा होते ही चलने लगते हैं, जैसे गाय का बछड़ा तुरंत चलने लगता है, और जो नहीं चलता, जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं वो चल नहीं पाते हैं, वो एक ही जगह पर कुछ दिन के लिए पड़े रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके रेंगना या टहलना शुरू करते हैं। आगे बात करेंगे, यहीं पर बच्चे देने वाले जो जीव हैं वो याद कर लीजिए, व्हेल है, डॉल्फिन है, कुत्ता है, चमगादड़ है,
इस पॉइंट को याद रखिए कि काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि चमगादड़ स्तनधारी है कि नहीं, तो चमगादड़ एक स्तनधारी है। अंडे देने वाली मुर्गी है, बतख है, कछुआ है, अजगर है, घड़ियाल है, शुतुर्ग मुर्ग है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है हर्बर में गड़बड़। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर वह जीव जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, जैसे सुअर है, जिराफ है, बिल्ली है, हाथी है, भैंस है, हिरण है। वह जीव जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, जैसे मछली है, मेढक है, सांप है, चींटी है, छिपकली है, चिड़िया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पत्ते की तरह कान वाला जो जानवर होता है उसका नाम है खरगोश। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, चूंकि एससीईआरटी में है बुक में, कि पत्ते की तरह कान वाला जानवर कौन है। खरगोश है, मेढक है, सांप है, छिपकली है, कोई भी जानवर दे देगा तो आपको याद होना चाहिए खरगोश है। सर के ऊपर कान वाले जानवर जो है, जैसे जैसे हम क्लास को बढ़ाते रहेंगे 5th 6th 7th 8th, वैसे वैसे दमदार क्वेश्चन आएंगे और आपको लगेगा कि आप वाकई में एक अच्छी नॉलेज यहाँ से ले रहे हैं और हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने लेंगे। आगे बढ़े, यहाँ पर सर के दोनों तरफ कान वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बच्चे देने वाले गाय, बिल्ली, हाथी, जिराफ, सुअर हो गया, अंडे देने वाले मछली, चींटी, कौवा, छिपकली, बतख, मेढक हो गया। याद रखिएगा। त्योहार और मेला के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पटना में होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पटना साहब ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पटना में बना हुआ है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है पहुँचते हैं और वहीं पर जो है लंगर लगती है। लंगर में क्या करते हैं, खाना खाते हैं। और लंगर जो होता है वो एक तरीके से सभी मिल करके जो भी सिख समुदाय के लोग होते हैं मिल करके जो है लंगर की व्यवस्था करते हैं। सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं, याद रखिएगा। पटना साहिब में जहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। अभी मैंने गुरुद्वारा यहाँ पर दिखाया, जो तख्त हरमंदिर साहब कहलाता है। यानी गुरुद्वारे का नाम है तख्त हरमंदिर साहब। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। पटना में इनका जो है जन्म होता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ लिखा गया है कि पुआ कब बनता है, तो होली में बनता है। सत्तू कब बनता है, तो संक्रांति में बनता है। इसके अलावा लड्डू है, धान का लावा है, ये दीपावली में बनता है। दही, चूड़ा, तिलकुट मकर संक्रांति के समय खाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा, जब आप एससीईआरटी पढ़ेंगे तो बिहार बहुत ज़्यादा इसमें दिया गया है और वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। केक जो है क्रिसमस में कटता है। हलवा या सेवइयाँ जो है ईद में बनती हैं। और मडुआ की जो रोटी है जीवित पुत्र जो व्रत होता है उसमें जो है खाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, स्वाद अलग अलग, इसके बारे में बात करेंगे। चबाकर भोजन करने वाले जो जानवर होते हैं, हिरण है, बकरी है, कुत्ता है, शेर है, ये सभी जो है चबा चबा करके भोजन को खाते हैं। और जो चूस करके खाते हैं, जैसे तितली है, छिपकली है, मच्छर आपको अच्छी तरीके से पता होगा, चूसता है आपको अच्छी तरीके से और फिर जो है ब्लड निकाल ले जाता है। खटमल भी चूस लेता है। तो ये चूसने वाले जानवर हो गए। निगल कर खाते हैं सीधे, जैसे मेढक है, मोर है, छिपकली है, सांप है। ये सभी क्या करते हैं, ये ना तो जो है चूसते हैं और ना ही चबाते हैं, सीधा सीधा जो है जो कुछ भी इनको खाना होता है वो डायरेक्ट जो है निगल जाते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें सांप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मोर आपका इंपॉर्टेंट है, मेढक भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जीभ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जीभ क्या है, एक पेशी अंग है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जीभ पर स्वाद कलिका होती है जिससे हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं। जीभ हमें साफ और स्पष्ट बोलने में मदद करती है। और जीभ का जो अगला भाग होता है वो मीठा होता है। स्टार्टिंग में ये वाला भाग जो होता है मीठा होता है। पिछला भाग जो होता है, ये वाला भाग जो होता है कड़वा होता है। पार्श्व भाग जो होता है नमकीन और खट्टा होता है यहाँ पर। और बीच का भाग जो ये वाला होता है वो स्वादहीन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। और कैसा आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसा आपको समझ में आ रहा है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपकी अपलोड हो सके। यहाँ पर देखिए दांत के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दांत आपके होते हैं 4 प्रकार के। एक तो होता है काटने वाले दांत जिनको हम बोलते हैं कृंतक। दूसरे होते हैं छीलने वाले दांत जिनको हम बोलते हैं रत्नक। तीसरे हमारे होते हैं चबाने वाले दांत जिनको बोलते हैं हम चवर्णक। और फिर हमारे एक होते हैं पीसने वाले दांत जिनको हम बोलते हैं अग्र चवर्णक। ये यहाँ पर देखिए दांत दिए गए हैं। पहले ये आपके यहाँ पर पीछे से अगर हम काउंट करेंगे, ये हमारे चवर्णक, फिर हमारे अग्र चवर्णक, फिर हमारे रत्नक, फिर हमारी ये कृंतक। अब देखिए जो इनका फार्मूला याद रखिएगा, ICPM 2123। 2123 इनको जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 2 8, ये 8 होते हैं। और 4 से गुणा करेंगे तो 32 दांत यहाँ पर हो जाएंगे। और मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर, देखिए अब कैसे 2 हो गए, जैसे ये 2 इधर के 2 इधर के, तो 4 हो गए। अब 4 नीचे साइड पाए जाते हैं जबड़े में, तो 4 ऊपर साइड भी 2 होंगे। तो इसी तरीके से 8 दांत
हर दांत 8 होता है, तो 8 चौको 32 करेंगे, तो यहाँ पर 8 गुणे 4 करेंगे तो 32 दांत हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखिए ICPM इनका शॉर्टकट यहाँ पर लिखा गया है। जैसे आई इससे बोलते हैं इंसीजर, याद रखिएगा, इंसीजर को बोलते हैं हिंदी में कृंतक। सी का मतलब होता है कैनाइन, जिसको बोलते हैं रदनक। पी का मतलब होता है प्रीमोलर, जिसको बोलते हैं अग्र चवर्णक। और एम से होता है मोलर, जिसको बोलते हैं यहाँ पर चवर्णक। इसका फार्मूला होता है 2123 ICPM 2123। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कृंतक का काम होता है काटना, जैसे अमरूद आप काटते हैं, सेब काटते हैं, तो जो कृंतक आगे वाले आपके दांत होते हैं वही सबसे पहले काटते हैं। आप थोड़ा सा समझिए, जैसे आप सेब अंदर मुंह के अंदर ले जाएं तो आपके जो नुकीले दांत आगे वाले होंगे, जिन्हें कृंतक बोलते हैं या फिर हम इंसीजर बोलते हैं, वही दांत जो है सबसे पहले कुतरने का काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे रदनक, जब आप अमरूद खा लेंगे तो यहाँ वाले जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, उसको फाड़ने का काम करते हैं। जैसे आपने कट किया अमरूद को अंदर, वैसे ही फाड़ने का काम करते हैं। इसके बाद प्रीमोलर, जो ये वाले दांत होते हैं यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ऊपर और नीचे साइड, ये उसको पीसने का काम शुरू करते हैं, छीलने का काम शुरू करते हैं। जैसे गन्ना अगर आप खाएं तो गन्ना छीलने का काम इन्हीं दांतों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद ये वाले जो दांत होते हैं खूब चबा चबा करके, और यहाँ से सीधे जो है आपकी ग्रास नलिका होती है, सीधे अंदर की साइड यहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो इस तरीके से दांतों के बारे में आपने यहाँ पर समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, इंसीजर काटने का काम करते हैं, कैनाइन फाड़ने का काम करते हैं, प्री मोलर पीसने और चबाने का काम करते हैं, और मोलर पीसने और चबाने का काम इनका भी कहीं ना कहीं होता है। इनका बेसिक काम छीलना होता है प्री मोलर का, जैसे गन्ना वगैरह होता है तो उसको ये छीलते हैं। दूध के जो दांत होते हैं 8 वर्ष की अवस्था में गिर जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और दूध के दांत जो होते हैं 20 पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दांतों की ऊपरी सतह को इनेमल कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और शरीर का सबसे कठोरतम भाग जो होता है वो इनेमल होता है। यहाँ पर देखिए आगे लिखा भी गया है। इसका जो निर्माण होता है कैल्शियम एनिमल नामक जो लवण होता है प्लस प्रोटीन, इससे जो है इसका निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे, काटने वाले दांत, अभी मैंने आपको बताया काटने वाले दांत हैं कृंतक, जैसे अमरूद सेब मिर्च आप काटते हैं आगे से। चबाने वाले चवर्णक होते हैं, और छीलने वाले आपके रदनक होते हैं, जैसे गन्ना वगैरह आप यहाँ पर छीलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है। और फिर देखिए कुछ यहाँ पर लिखा गया है, कैंची की तरह कृंतक काम करते हैं, खरल की तरह चवर्णक काम करते हैं, और पिलास की तरह रदनक यहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ पर आगे चबाने वाले छीलने वाले काटने वाले के बारे में लिखा गया है। वही सारी चीज़ें हैं जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं, फिर चैप्टर पढ़ने के बाद कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, MCQ बेस्ड, फिर आपके वेरी शॉर्ट, फिर आपके शॉर्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे चैप्टर को कवर किया जा रहा है। फिर हम पढ़ेंगे हरियाली और हम के बारे में। कुछ तेल देने वाले पौधे होते हैं जैसे सरसों राई तिल। औषध देने वाले पौधे तुलसी और हरसिंगार। ये पूछा जाता है कि तुलसी जो पौधा है वो आयुर्वेदिक है, औषधि देने वाला है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। चलिए जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला जो वृक्ष है वो पीपल है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे यहाँ पर बात करेंगे, खेजड़ी एक गांव है जो कि राजस्थान में पड़ता है, और खेजड़ी जो है वहाँ पर पेड़ भी पाया जाता है, बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं खेजड़ी गांव में, इसलिए उस गांव का नाम ही जो है खेजड़ी रख दिया गया है। अब खेजड़ी के बारे में अगर आपने EBS पढ़ा होगा, जैसे आपने सीटेट निकाला होगा तभी आप फार्म अप्लाई कर रहे होंगे, अगर सीटेट अपेयरिंग में होंगे तो भी आपने फार्म अप्लाई किया होगा, शायद आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ये रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाते हैं। ज़्यादा जल की जो है इनकी आवश्यकता नहीं होती, चूँकि रेगिस्तान में जो भी आपका पौधा पाया जाता है उसको ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, चूँकि वहाँ पर जल बहुत कम संख्या में है, यानी भूमिगत जल जो है बहुत ज़्यादा नीचे है, तो जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं होता, दीमक वगैरह इसकी लकड़ी पर नहीं लगते, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके छाल से दवा बनाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो चारे के रूप में, जैसे बकरियाँ वगैरह हैं जो जानवर हैं उनको खिलाने का काम यहाँ पर इन पत्तियों का किया जाता है, खेजड़ी के पत्तियों का। तो खेजड़ी वृक्ष काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पर सारे पॉइंट समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध जो है वो पेड़ों की कटाई को रोकने के संबंध में है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इमरती लकड़ी वाले जो पेड़ हैं जैसे सागौन है, शीशम है, बहुत कठोर पेड़ होते हैं, और इनकी लकड़ी जो होती है फर्नीचर बनाने के काम बहुत अच्छी तरीके से आती है। साग सब्जी वाले पालक हो गया, बैंगन आपका हो गया, अनाज गेहूँ अरहर वाले पौधे हो गए, तेल सरसों से राई से तिल से मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे है जड़ों की पकड़, जड़ के प्रकार। पौधों को मिट्टी से जोड़े रहने का काम जड़ के द्वारा किया जाता है। पौधों को पानी पहुंचाने का काम जड़ के द्वारा किया जाता है। मिट्टी अपरदन को रोकना जड़ के द्वारा किया जाता है। और खनिज लवण को पौधे तक पहुंचाने का भी काम जो है, यानी पौधे को भोजन पहुंचाने का काम भी जो है एक तरीके से जड़ के द्वारा यहाँ पर जाइलम को थ्रो किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं।
अब इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, जड़ होती हैं दो प्रकार की, एक तो होती है मूसला, दूसरी होती है रेशेदार जड़। अब देखिए, जो मूसला जड़ होती है, जिस जड़ में सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य जड़ होती है, जैसे आपकी मूली। मूली आप देखे होंगे, जब आप मूली खेत में जाते हैं, उखाड़ते हैं उसको, तो उसमें सिर्फ जितनी जड़ें होती हैं वो जड़ पता नहीं चलती, लेकिन एक आपको मूली दिखाई पड़ती। मूली क्या है, मूली भी आपकी जड़ है। तो कैसी जड़ है, मूसला जड़ है। अब रेशेदार जड़ क्या होती है, जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, बल्कि सभी जो जड़ें होती हैं एक स्थान से निकलती हैं, उसे रेशेदार जड़ कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए, रेशेदार जो जड़ है वो घास है, और बाकी जो है मूसला जड़ क्या है, यहाँ पर मूली है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है रेगिस्तानी ओक के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ पाया जाता है, ईबीएस में है, सीटेट अगर आपने क्लियर किया होगा वहाँ पर दिया गया है। तो रेगिस्तानी ओक आपका जो है रेगिस्तान में नहीं पाया जाता है, राजस्थान में नहीं पाया जाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और जहाँ पर पानी बहुत कम होता है वहाँ पर ये जो है पेड़ उगता है। 12 से 15 फीट की इसकी लंबाई होती है। और यहाँ पर फिर लिखा गया, इस पेड़ की ऊंचाई आपके कमरे की दीवार के लगभग होती है। पत्तियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। पेड़ जितना ऊपर दिखाई देता है उससे 30 गुना इसकी जो जड़ें होती हैं ज़मीन में गहराई तक जाती हैं, और इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुँचती हैं तब तक बढ़ती रहती हैं। यानी जहाँ तक पानी इसको नहीं मिलेगा वहाँ तक जड़ें पहुँचती रहेंगी। जब जड़ को पानी मिल जाता है तो वहीं ये स्टॉप कर देती हैं बढ़ना। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो यहाँ के जो लोग होते हैं, जैसे तने को क्या करते हैं, तने में छेद कर देते हैं, और वहाँ से जो पानी होता है निकाल लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, उसको पी के प्यास बुझा लेते हैं। तो ये रेगिस्तान, आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, और ऑस्ट्रेलिया में ही रेगिस्तान जो ओक है वो पाया जाता है। आप यहाँ पर पेड़ वगैरह देख सकते हैं। अब अगला अध्याय है देख तमाशा, चैप्टर नंबर 8। राजस्थान में जो आपका होता है वो मकर संक्रांति होता है पर्व, इस पॉइंट को याद रखिएगा। बिहार में अनंत चतुर्दशी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में जो है संक्रांति जो होती है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेघ संक्रांति। आगे बढ़ेंगे, छठ पर्व। छठ पर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद रखिएगा। छठ पर्व बिहार का प्रमुख त्यौहार है, पहली बात आप इसको याद रखिए। इसके अलावा छठ पूजा जो होती है कार्तिक मास और चैत्र मास, यानी कार्तिक और चैत्र साल में 2 बार आपकी होती है, और 4 दिन ये पूजा चलती है। इसमें क्या होता है, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और छठ पर्व में एक बहुत प्रसिद्ध जो व्यंजन है जिसका नाम है ठेकुआ, शायद बिहार के सभी लोग जानते होंगे, ठेकुआ जो है बनाया जाता है। और छठ पर्व में स्त्रियां क्या करती हैं, जल में खड़े होकर के सूर्य की ओर देखती हैं, और सूर्य को प्रातःकालीन जो है अर्घ्य यहाँ पर देती हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो सभी पॉइंट यहाँ पर ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे बढ़ें, होली में क्या कहते हैं, होली में लोग गृह प्रवेश करवा लेते हैं। छठ जब होती है तो ये एक तरीके से इसमें मुंडन है, यज्ञोपवीत वगैरह है, वो भी जो है उत्सव यहाँ पर कवर हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दिशाओं के बारे में। देखिए, दिशाएं प्रमुख रूप से आपकी 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण और पूरब और पश्चिम। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कुल दिशाएं 10 होती हैं। तो आपके एग्जाम में अगर आए, प्रमुख रूप से 4 और कुल 10 दिशाएं होती हैं। 10, अब देखिए इनके बीच की दिशाएं तो आपको पता होगा, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। लेकिन ऊपर की जो दिशा होती है उसको बोलते हैं जेनिथ, जो आपके सर के ऊपर दिशा होती है। जैसे आप जहाँ आप कहीं पे खड़े होंगे, बैठे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपके सर के ऊपर जो दिशा होती है उसको बोलते हैं जेनिथ। और इसके बाद आपके पैर और पृथ्वी के बीच में जो दिशा होती है उसको बोलते हैं नादिर। नादिर को बोलते हैं पाताल। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, सिर के ठीक ऊपर जेनित, और आकाश और पैर के नीचे की दिशा जो होती है वो नादिर यानी पाताल, उसको हम बोलते हैं। भारत के चारों दिशाओं में क्या क्या है, तो ऊपर हिमालय है, नीचे हिंद महासागर है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में आपका अरब सागर है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो बिहार में पश्चिम बंगाल से उठने वाले जो भी तूफान है, जो भी मानसून है उसके द्वारा होती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है किशनगंज में होती है। सब कुछ हम पढ़ाएंगे, अब आगे आपको बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ा देंगे। बिहार के चारों ओर क्या है, तो उत्तर में आप सभी को पता है कि एक देश है जिससे सीमा आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच होती है, वो नेपाल है, याद रखिएगा। और पश्चिम में आपका यहाँ पर पूर्व में आपका क्या है, पूर्व में आपका जो है पश्चिम बंगाल है, जो बिहार के 3 राज्यों को टच करता है, ऊपर से किशनगंज 3 राज्यों को यहाँ पर टच करता है। इसके अलावा दक्षिण में आपका झारखंड है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और पश्चिम में आपका, बिहार के पश्चिम में यूपी है, और बिहार के 8 जो ज़िले हैं वो यूपी से यहाँ पर टच होते हैं, और यूपी के 7 ज़िले टच होते हैं। बिहार से यूपी के 7 ज़िले टच होते हैं, लेकिन बिहार के 8 ज़िले यूपी से टच होते हैं। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कहा गया नक्शे में रंग
कैसा होना चाहिए? जो जलाशय है, जहाँ पर जल है, उसका रंग नीला होना चाहिए। जो पर्वत है, उसका रंग भूरा होना चाहिए। पठार है, रंग पीला होना चाहिए। मैदान है, रंग हरा होना चाहिए। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। आगे यहाँ पर कुछ जो है चित्र दिए गए हैं। आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे पेड बैच से जुड़ करके, तो वहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन किसके चित्र दिए गए हैं। फिलहाल ज़्यादा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर चित्र को एक बार देखेंगे तो समझ जाएंगे, ये नहर हो गई, ये नदी आपका हो गया, ये पेड़ है, ये घास का हो गया, ये सड़क का पुल हो गया, ये आपका जिला हो गया। समझ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर अपना प्यारा घर के बारे में। अब देखिए कुछ पक्षी के बारे में बात करते हैं। जो बया पक्षी होता है, जिसको बीबर बोलते हैं, वो अपना घोंसला डाल से लटकता हुआ बनाता है। कुछ पेड़ होता है, पेड़ से लटक रहा होता है घोंसला इसका, उस पक्षी का नाम है बीबर। दर्जन चिड़िया जो होती है, वो अपने घोंसला पत्तों को सिल करके बनाती है। मतलब दर्जन का मतलब समझिए कि दर्जी। दर्जी का काम क्या होता है? कपड़े सिलना। तो ऐसे ही दर्जन चिड़िया जो होती है, वो अपने घोंसले को पत्तों को सिल करके बनाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, चोंच की सहायता से पत्तों को सिलती है और फिर जो है उसका घोंसला बनाती है, फिर उसमें रहती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर बुलबुल अपना घोंसला बरगद के पेड़ पर बनाती है। चमगादड़ को केवल रात में दिखाई पड़ता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौवे के घोंसले में अपना यहाँ पर जो अंडा होती है वो यहाँ पर देती है, और इसके बाद उनको जो है, जो कौवा होता है वही जो है इसको देखता है। और कौवे का जो घोंसला होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बना हुआ होता है। तो ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, बाकी ये आपके यहाँ पर था। जितना भी टाइप वाला मैटर है वो लगभग आपके उसमें बुक में दिया गया था। बाकी कुछ एक्स्ट्रा मैटर हमने यहाँ पर नोट डाउन भी किया आपके एग्जाम के लिए, ताकि कहीं से कोई पॉइंट मिस ना हो पाए। तो आपने यहाँ पर समझ लिया, ये सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कि कौवा का घोंसला कहाँ पर होता है? तो पेड़ पर सबसे ऊंची डाली पर होता है। कबूतर कहाँ पर घोंसला होता है? कबूतर तो घर की छत जो होती है वहाँ पर जो है घोंसला बना लेते हैं कबूतर। और बेसिक आपका जो खंडहर होता है, जो घर होता है, टूटा फूटा घर होता है, जहाँ कोई जाता जल्दी नहीं, वहाँ पर कबूतर के जो घोंसले पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट में है। तोता जो होता है वो काउंटर में अपना घोंसला बनाते हैं, यानी पेड़ के जो खोखले जहाँ पर होते हैं, कोई पेड़ है उसके तने में कोई खोखला हो गया, वहाँ पर कुछ जो आपकी एक तरीके से लकड़ी थी वो नहीं बची, तो पेड़ खोखला हो गया, तो वहाँ पर तोता घोंसला अपना बना लेता है। दर्जन चिड़िया पेड़ के पत्ते सिल करके सब जो है बनाते ही लटकता हुआ घोंसला, लटकता हो तो बीबर बनाता है। ये पेड़ के पत्तों को सिल करके अपना घोंसला कहीं पर भी बना लेती है। उल्लू जो होता है अपना घोंसला नहीं बनाता है, पेड़ पर ही रहता है, ऐसे किसी भी तरीके से रहता है। गौरैया जो होती है मनुष्य के घर पर अपना जो है घोंसला बनाती है। कहाँ पर? अलमारी के पीछे या फिर शीशे के पास। इसकी दो जगह ज़्यादा फिक्स होती हैं गौरैया की, वो वहाँ अपना घोंसला बनाती है। कठफोड़वा जो होता है पेड़ में छेद करके घोंसला बनाता है। और बया यानी बीबर पक्षी जो होता है डाल से लटकता हुआ अपना घोंसला यहाँ पर बनाता है। आगे बढ़ेंगे, खेत से घर तक चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 13 है। जाड़े में बोया जाने वाला फसल कौन से है? खरीफ फसल जो होती है वो यहाँ पर दी गई हैं। जाड़े में बोए जाने वाले फसल धान है, अरहर है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, तिलहन है। ये सभी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। धान, अरहर, मक्का, बाजरा, ज्वार, तिलहन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे, खरीफ की जो फसलें होती हैं उनकी बुआई जो होती है जून से जुलाई के बीच होती है। अभी जो बुआई चल रही है वो खरीफ की फसलों की चल रही है। और अभी जो इससे पहले हो चुकी है बीच में, जैसे मई से जून के बीच में, वो जायद की फसल, जिसमें तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, वो सब जायद की फसलें होती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कटाई जो हो जाएगी इनकी खरीफ फसलों की वो सितंबर से अक्टूबर में हो जाएगी। और फिर जैसे सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाएगी, तुरंत आपकी जो होगी वो रबी की फसलें बोई जाएंगी। अक्टूबर नवंबर में कटाई जो होगी रबी की फसलों की जनवरी और फरवरी में हो जाएगी। रबी की फसलों में मुख्यतः है सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर, राई। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बात यहाँ पर करेंगे, बीज से तैयार होने वाली फसलें कुछ हैं, जैसे गेहूं है, मक्का है, सरसों। आप बीज डालते हैं और बीज से तैयार हो जाते हैं। कुछ जो होते हैं पौधों को रोपने से तैयार होती हैं, बीचड़ से तैयार होती हैं, उनको रोपना भी बोलते हैं। जैसे धान है, प्याज है, उन पहले आप जो है बोते हैं, फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह उखाड़ करके रोपते हैं। जैसे धान क्या करते हैं, पहले धान लाते हैं मार्केट से, फिर आप जो है उसको बोते हैं, फिर 21 दिन के बाद या 22 दिन के बाद जब अच्छी तरीके से वो तैयार हो जाता है छोटा छोटा पौधा, फिर उसको उखाड़ करके अपने खेत में लगाते हैं। तो ये यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे, बाल मेला और खेल के बारे में, चैप्टर नंबर 14 है। किसी को नोट्स चाहिए इस पर व्हाट्सअप कर सकता है, पूरी जानकारी ले सकता है, डेमो नोट्स भी ले सकता है। यहाँ पर फिर देखिए आगे बात करेंगे, लड़कों का खेल खेलने वाला और लड़कियों के खेल खेलने वाला, ये कुछ यहाँ पर चैप्टर में दिया गया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, बस चैप्टर नंबर डाल दिए है। चैप्टर नंबर 14 था बाल मेला और खेल, 15 था आसपास की साफ सफाई।
अब हम मीठा शहद के बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 में। मधुमक्खी शहद और मोम बनाती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। छत्ता में उपस्थित 3 तरह की मधुमक्खी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की मोमबत्ती होती हैं। एक आपकी होती है रानी मधुमक्खी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अंडे देना होता है। दूसरी होती है नर मधुमक्खी, जिसका काम होता है संतान उत्पन्न करना। तीसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी, जिसका काम होता है शहद बनाना, छत्ते का निर्माण करना। और सारा काम जो होती है वो श्रमिक मधुमक्खी करती है। रानी मधुमक्खी का कोई काम नहीं होता, सिर्फ अंडे देती है, पड़ी रहती है। और नर मधुमक्खी बहुत ऐश करता है, सिर्फ संतान उत्पन्न करता है, बाकी कोई काम नहीं होता है। ये जो मधुमक्खी है सामाजिक कीट भी है, और इसी तरीके से चींटी भी सामाजिक कीट भी है। यहाँ पर आगे लिखा गया है, मादा श्रमिक मधुमक्खी फूल से रस चूस चूस करके शहद बनाती है। केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। मादा श्रमिक मधुमक्खियां का गोल गोल घूमना, नाचना, भिन्न भिन्नाहट करना ये सूचित करता है कि उसे फूलों के रस के बारे में पता चल चुका है, जिसकी सूचना नाच गा करके अपने सहयोगी मादा श्रमिक मधुमक्खियों को यहाँ पर देती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यानी किस तरीके से वो बताती हैं कि शहद हमें मिल चुका है। श्रमिक मधुमक्खियाँ और जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं उनको भी अपने साथ ले जा करके शहद लेकर के आती हैं। अब जो इस शहद जाती हैं क्या करती है, मान लीजिए कोई ये फूल है, इस पे गई, बैठी, वहाँ से आराम से फूलों का रसपान किया, इसको क्या करते हैं पेट में भर लेती हैं। इनके पेट में एक पाया जाता है एंजाइम, एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम की मदद से शहद बनता है, और फिर ये आती हैं छत्ते में वापस, और वहाँ पर जो है शहद का निर्माण कर देती हैं। गौरैया क्या खाती है, तो बीज और फल खाती है। बतख मछली खाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। गिद्ध मांस खाता है, इस पॉइंट को याद रखिए। और आजकल गिद्ध तो बहुत कम हो गए हैं। क्यों कम हुए हैं, क्योंकि जो एक डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन था जो जानवरों को दर्द में दिया जाता था, तो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन की वजह से जो जानवर थे, अगर किसी जानवर की मृत्यु हो गई इंजेक्शन देने के बाद, और फिर वो जानवर जब सड़ता था, बाहर लोग डाल के आते थे, जानवर सड़ने लगता था, तो गिद्ध आसपास पहुंचते थे, उसको खा लेते थे। और अगर गिद्ध ने खा लिया और वो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन की वजह से खत्म हुआ था, तो फिर गिद्ध क्या होगा, गिद्ध भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से गिद्धों की संख्या में भारी कमी यहाँ पर देखने को मिली। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर फल और बीज, मछली, मांस, इसके बारे में दिया गया है, कौन कैसे भोजन करता है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे पहले वही कठफोड़वा के बारे में दिया गया है। तो कठफोड़वा के बारे में आपको पता होगा कि तने में छेद करके जो है, चोंच से तने में छेद करके फिर अपना घोंसला यहाँ पर बनाती है। इसके बाद लंबी लंबी टांगें होती हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। चोंच है मेरी, ये बतख है। सबसे पहले मैं ही जागता हूँ, दूसरों को जगाता हूँ, सुबह का काम मेरा हो जाता है, तो ये कुकड़ू को बोलता है, मुर्गा हो गया। आगे बात करेंगे यहाँ पर जंगल में पिकनिक के बारे में। जंगली जानवर बाघ, शेर, चीता, भालू होते हैं। पालतू आपके जानवर गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी होते हैं, पता ही सबको। सवारी ढोने में घोड़े का काम आता है, और सामान ढोने में ऊँट का काम आता है। दोनों में अंतर है, यहाँ पर समझिएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर ककोलस से कन्याकुमारी। अब कुछ यहाँ पर जलप्रपात हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे ककोलस जलप्रपात नवादा में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धुआंकुंड जलप्रपात रोहतास में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। तिलहर कैमूर में है। जियार भोजपुर में है। मंझेर सासाराम में, लेकिन इंपॉर्टेंट नवादा वाला है ककोलस जलप्रपात। गर्म जल कुंड कहाँ पर है, तो राजगीर में है। बिहार स्पेशल जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जलप्रपात और जलकुंड में अंतर क्या है। सप्त धाराकुंड ये राजगीर में है, लेकिन इंपॉर्टेंट है गर्म जलकुंड जो कि राजगीर में है। और अग्निकुंड कहाँ पर है, गया में स्थित है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, मैंने स्टार लिखा हुआ है यहाँ पर। कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर स्थित है। ये कुछ यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, जो आप डाउनलोड करेंगे तो समझ जाएंगे। और कुम्हार कौन सा औजार यूज करता है, चाक, लोहार, हथौड़ा, और मोची, सुई, और बढ़ई, आरी, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे तरह तरह के घर के बारे में। कच्चे घर, ईंट के घर, घास भूसा से बने घर, बहुमंजिला इमारत घर, जैसे आप अपार्टमेंट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब इंपॉर्टेंट है इग्लू का घर। इग्लू जो घर होते हैं वो बर्फीली प्रदेशों में यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये ना पत्थर के होते हैं ना ही मिट्टी के होते हैं, बल्कि ये बर्फ़ की जो सिल्लियाँ होती हैं, जो बर्फ़ होती हैं, उन्हीं को काट करके घर यहाँ पर बना लिया जाता है। इन घरों को इग्लू कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर कोई जैसे इस तरीके से घर है, अगर यहाँ पर कोई बर्फ़ गिरी ऊपर से, सपोज दैट, चूँकि बर्फबारी होती रहती है, तो यहाँ पर बर्फ़ ऑटोमेटिक फिसल जाएगी, फिसल करके नीचे आ जाएगी। यहाँ पर गिरेगी, कहीं पर बर्फ़ गिरेगी तो बर्फ़ फिसल जाएगी, चूँकि इसके ऊपर जमा नहीं होगी। इस वजह से इनको इस तरीके से बनाया जाता है, ताकि इनके ऊपर घर जो है जब बर्फ़ पड़े तो वो जो है जाम ना हो जाए, वो नीचे की तरफ आकर के सरक जाए। इस तरीके से इनको राउंड किया जाता है, गोल किया जाता है। फिर देखिए इन घरों की दीवारें अंदर से छूने पर ठंडी लगती हैं, बाहर
गिरती बर्फ और ठंड हवा को अंदर नहीं आने देता है। यहाँ पर जाने के लिए कुछ इस तरीके से जगह होती है। तो ये सब कुछ समझ लिया। जब अजय गांव लौटे एक चैप्टर दिया गया है, तो क्या देखा, हावड़ा ब्रिज आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहाँ पर पूछा जा सकता है, पटना का चिरैया टोंड ओवरब्रिज है पटना में। राजगीर का रज्जू मार्ग देखा, और इसके बाद जो है इन्होंने क्या देखा, फिर देखा गंगा नदी पर बन रहा महात्मा गांधी पटना सेतु, तो ये पटना में स्थित है महात्मा गांधी वाला, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर आसपास की खोज के बारे में बात करेंगे। पद्मश्री सम्मान के बारे में यहाँ पर बात की गई है। पद्मश्री से सम्मानित जो अंधे व्यक्ति थे पहले, और पत्नी डॉक्टर धीरा मिश्र थे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। भरत मिश्र जो है पद्मश्री से सम्मानित पहले अंधे व्यक्ति थे, इसके बारे में चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने करंट से इसको जोड़ा है कि पद्मश्री सम्मान 2023 हाल ही में सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद कुमार, इनको दिया गया है। और IIT JEE की तैयारी यहाँ पर ये करवाते हैं। 30 बच्चों का एक बैच चलाते हैं, जिसमें लगभग 100% सिलेक्शन इनके बैच से होता है, एक दो को छोड़ करके। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए बात कही गई है आगे। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने इन्हें श्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार भी दिया था, किसको, भरत मिश्र को। और ये मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। तो आपसे शायद ये सब नहीं पूछा जाए, लेकिन बस इतना पूछा जा सकता है कि भरत मिश्र क्या थे, तो अंधे व्यक्ति थे जिनको पद्मश्री से सम्मान दिया गया था। और पद्मश्री भी 2023 में सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, इनको दिया गया। बाकी एक लोगों को और दिया गया बिहार में, आप जब करंट हम पढ़ाएंगे तो वहाँ से आपको बता देंगे। इसके बाद वर्ष 1985 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री तो दिया ही गया था, लेकिन किसके द्वारा, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे मुर्गा को किस तरीके से बोलता है, कोयल किस तरीके से बोलती है, कौवा किस तरीके से बोलता है, ये सब आपके लिए होमवर्क है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हालांकि कमेंट नहीं करना है, जो कि इसका कोई मतलब नहीं आएगा नहीं एग्जाम में, है ना। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे कंप्लीट नोट्स के लिए 9455282793 पर। बाकी डायरेक्ट खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चिड़ियाघर की सैर करते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सत्य की हमेशा विजय होती है, इसका मतलब ये हो गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चारों ओर 4 शेर शीर्ष पर जो है, यानी चारों तरफ जो है ये शेर हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 2 दिखते हैं, 2 पीछे भी हैं, तो 4 शेर है, ठीक है ना। और ये अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ कहाँ पर, सारनाथ में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे बात करेंगे तिरंगा के बारे में। भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है, तिरंगा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे यहाँ पर हरा। यहाँ पर फिर बताया गया है, कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। डिजाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था। और विदेश में पहली बार तिरंगा को जो फहराया था वो मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:4 होता है। और केसरिया जो होता है बलिदान और साहस का प्रतीक है रंग, सफ़ेद सत्य और शांति का, हरा खुशहाली और समृद्धि का, चक्र देश की प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक है। इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। सब कुछ क्लियर हो गया होगा उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। 4th में कुछ है ही नहीं, 3rd में तो बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन हालांकि मैंने 4th से पढ़ाना यहाँ पर आपको शुरू किया है। फिर देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई वर्ष 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, डेट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय झंडा 2004 से पहले केवल भारत के राष्ट्रपति या अन्य प्रमुख व्यक्तियों के कार्यालयों पर फहराया जाता था, अब तो कोई भी फहरा सकता है। नवीन जिंदल नामक व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाने पर न्यायाधीश BN खरे के द्वारा झंडा फहराने का मौलिक अधिकार सबको यहाँ पर दिया गया। और 19 का के अंतर्गत झंडा फहराना मौलिक अधिकार बन चुका है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हमारा राष्ट्रगान जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जनगण मन जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हैं। और ये कब गाया गया था, वर्ष 1911 में, जब बंगाल विभाजन रद्द किया जा रहा था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन चालू होता है, वर्ष 1905 में रद्द किया जाता है। जब दिल्ली दरबार होता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं, और कलकत्ते से जो राजधानी है वो भी दिल्ली यहाँ पर स्थानांतरित की जाती है। इसके बाद वर्ष 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे जो है गाया गया था, और बैठक की अध्यक्षता जो है BN धर ने किया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में इसे प्रकाशित भी किया गया। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद स्वयं गुरुदेव टैगोर ने किया है, द मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से किया है। और पश्चिम बंगाल का जो सॉन्ग है अमार सोनार बंगला है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश इसे संक्षेप में गाना होता है तो इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति को ही सिर्फ गाया जाता है, जिसका टाइम होता है 20 सेकंड। तो ये दोनों टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसे गाने में सबसे पहले पंजाब एवं अंत में बंगाल आता है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर
को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये पाने वाले जो पुरस्कार थे वो एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। साहित्य में नोबेल इनको दिया गया था वर्ष 1913 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर राष्ट्रगान में क्या क्या है, तो राज्यों के नाम लिखे गए हैं 7, पर्वतों के नाम है विंध्य और हिमाचल, नदियों के नाम है गंगा और यमुना, राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है 2006 से। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय हमारा जो गीत है वो वंदे मातरम है, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी 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 इजी है। और यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा देशभक्ति का प्रतीक यहाँ पर बन करके गाया गया था। आगे फिर देखिए, यहाँ पर बात करेंगे, कुछ यहाँ पर प्रतीक दिए गए हैं जिनके बारे में जानना आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि नोट के ऊपर कितनी भाषाएं छपी हुई होती हैं। तो नोट के ऊपर 17 भाषाएं लिखी होती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। आगे बात करेंगे यहाँ पर बंटी का सफर कहाँ कहाँ गया, विष्णुपद मंदिर गया में है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। और मंगला गौरी मंदिर गया में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पहला वाला। गोलघर पटना में है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और गोलघर जो है कहाँ पर है, गांधी मैदान जो है पटना में, उसके जस्ट पीछे बना हुआ है। इसके निर्माता कैप्टन गोल्डस्टीन थे। और ये अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। गोल सा बना हुआ है, जिसकी दीवारें जो हैं करीब 12 फीट मोटी हैं। अब सोचिए 12 फीट मोटी जो है दीवारें हैं, और इसकी ऊंचाई 96 फीट है। इतना याद रखिएगा, गोलघर पटना में है और कैप्टन गोल्डस्टीन ने अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। तख्त हरमंदिर पटना साहब में है, याद रखिएगा। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, और यहाँ पर जो है लंगर हमेशा चलता रहता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, जिनको लाइट आप ऐसे भी बोलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में फाल्गु नदी के किनारे हुई थी। फाल्गु नदी का जो अन्य नाम है वो निरंजना भी बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस तरीके से आप याद रखिएगा, मैंने शॉर्टिक बनाई है यहाँ पर बकुल, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में होता है, और 483 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और रावे पैक का मतलब हो गया, पहली जो इनकी वो समिति होती है, संगीत होती है, वो होती है राजग्राम में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में होती है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। स्टार्टिंग आपकी 483 ईस्वी से होती है, फिर 383, फिर 255, और फिर जो है आपकी कुंडल कश्मीर में यहाँ पर प्रथम शताब्दी में होती है। पारसनाथ की पहाड़ी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो झारखंड में है, और इसके यहाँ पर जो झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी है, यहीं पर जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जो है यहाँ पर मंदिर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यहाँ पर पारसनाथ जो पहाड़ी है, यहाँ पर सम्मेद शिखर स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में चर्चा में था, जो कि इसको हेरिटेज बनाना चाह रही थी गवर्नमेंट। जब हेरिटेज बनता ये, तो यहाँ पर नॉनवेज वगैरह बनता, जिसका विरोध जो है जैन धर्म के जो अनुयायी है वो कर रहे थे। हालांकि सरकार को अपना फैसला टालना पड़ा, और सम्मेद शिखर जिस तरीके से था सुरक्षित, वैसे ही अभी झारखंड में बना हुआ है। जो पार्श्वनाथ थे, इनके जन्म का प्रतीक सर्प है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके बाद बिहार के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ की भाषा आपको याद रखनी है। पटना, नालंदा, गया की मगही है। दरभंगा, मधुबनी की मैथिली है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंगेर, भागलपुर की अंगिका है। भोजपुर, रोहतास की भोजपुरी है। वैशाली की यहाँ पर वाजिका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रांची के बारे में दिया गया है। काके का पागल खाना है रांची में, और नेतरहाट और जोना का जलप्रपात भी रांची में दिया गया है। तो इस वीडियो में क्या क्या आपने पढ़ा? पहला, आपने अंडे और बच्चे देने वाले जीव जंतु के बारे में पढ़ा, पटना साहिब के बारे में पढ़ा, जीभ के बारे में पढ़ा, अग्र, पश्च और मध्य, दांत के बारे में पढ़ा, ISCPM कोड बताया, खेजड़ी के बारे में पढ़ा। इसके अलावा रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ा, जड़ों के प्रकार पढ़ा, छठ पर्व पढ़ा, दिशाएं पढ़ी, फसलों के बारे में पढ़ा, रबी, खरीफ और जायद की फसल, मधुमक्खी के बारे में पढ़ा, एक सामाजिक कीट है, और पक्षियों के प्रकार एवं उनके घोंसले के बारे में पढ़ा, जलप्रपात के बारे में पढ़ा। इसके अलावा जैसे ककोला जलप्रपात नवादा में है, अग्निकुंड के बारे में पढ़ा, इग्लू घर के बारे में पढ़ा, पिकनिक स्थल के बारे में पढ़ा, कौन कहाँ पर है, जैसे गोलघर वगैरह पटना में है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये सब आपने यहाँ पर पढ़ा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा, ताकि 1000 साथी बहुत जल्द हो पाएँ, ताकि हम 5 ऑप्शन वाला जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसे भी लेकर के आएँ, और आप लोग लाइव जो है जुड़ करके उसको भी सॉल्व कर पाएँ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।